गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास के अल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो अपनी है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये उस ग्रुप की रिएक्शन है जिसके अंदर जो अल्कोहल है या फिर फिनोल है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करता है, या फिर हम बोल सकते हैं रिएक्शंस इन विच अल्कोहल बिहेव्स एज बेस, कि जिसमें बेस की तरह ट्रीट करता है। ये वो वाली रिएक्शंस है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन के अंदर देखो हमने ये देखा है कि जब अल्कोहल का किसी भी प्रोटोनिक एसिड के अंदर आपको या तो H2SO4 मिलेगा या फिर H3PO4 मिलेगा। इनकी रिएक्शन अगर आप करवाना चाहते हो तो आपको सूटेबल टेम्परेचर, यू हैव टू टेक द टेम्परेचर 443 केल्विन। 443 केल्विन टेम्परेचर पे जब रिएक्शन करवाते हैं तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है ना, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और इसके अंदर अगर आपके पास में देर इज एनी चॉइस ऑफ बीटा हाइड्रोजन, देन यू हैव टू सब्सटीट्यूट दैट हाइड्रोजन विच गिव्स द मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, बिकॉज मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल. This fact is drawn by the SAT-JEF. So the formation of alkene from the alcohol takes place via SAT-JEF rule. SAT-JEF rule का आप लोगों के बहुत लंबा चौड़ा डिस्कस नहीं था, इसलिए मैंने नहीं किया। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन के साथ में उस हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करोगे जिससे मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन होता हो. Reactivity towards this reaction of alcohol is 3 degree, 2 degree, 1 degree, because during the dehydration of alcohols carbocation is formed, and we know that the stability order of carbocation is 3 degree, 2 degree and 1 degree. Okay. अब देखो लास्ट क्लास के अंदर इतना तो डिस्कस हो चुका था अपना, और नाउ वी हैव टू डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. वी नो दैट द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 3 steps. When we see the hydration of alkenes, in which we have discussed that the first step is protonation, second is the hydration, and third is the deprotonation step. These are also just similar, but they are the reverse. In that reaction, hydration reaction takes place. Here dehydration will be takes place. First of all, the first step is protonation. In protonation, H positive ion attack at the alcohol molecule. H positive ion है, deficiency of electron यहाँ present है, ऑक्सीजन के लोन पेयर से अट्रैक्ट होकर के इसके साथ में ये अटैक होगा. अटैक होने से फास्टली रिएक्शन होती है और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है. OH2 जो होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन. अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ में H पॉजिटिव आयन का अटैक होना, ये कौन सी हो जाएगी? हाइड्रोनियम रिएक्शन, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा इस रिएक्शन के अंदर. सेकेंड जो स्टेप है इसमें है डिहाइड्रेशन और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. जो OH2 मॉलिक्यूल है जो अनस्टेबल है उसका रिमूवल होगा सेकेंड स्टेप में. तो CH3 CH2 OH2 प्लस. ये जो हाइड्रोनियम आयन है वो अनस्टेबल होता है, इसलिए क्या करता है इससे बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलते टाइम ये क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकलेगा. तो इलेक्ट्रॉन्स की जो डेफिशिएंसी है उनको लेकर के जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करेगा. तो लोन पेयर खुद लेकर के जाएगा, तो पीछे वाले कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज. तो डिहाइड्रेशन के प्रोसेस पे कार्बन चैन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और कार्बन चैन जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन. ओके. तो सेकेंड स्टेप को आप डिहाइड्रेशन बोल सकते हो या फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन भी बोल सकते हो. नेक्स्ट जो कार्बोकेटाइन स्पीसीज होती है वो क्या करेगी, ये कार्बोकेटाइन स्पीसीज स्टेबिलिटी के लिए अपना नेक्स्ट एडजेसेंट जो भी कार्बन होगा, जो भी सुटेबल कार्बन होगा, उस कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करती है H+ के फॉर्म में. तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके जाएगा, दे करके जाएगा. तो इस कार्बन पे पार्शियली कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा. जब दो एडजेसेंट एटम्स पे अपोजिट चार्जेस अगर प्रेजेंट होते हैं तो उनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ये सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट किस में हो जाएगा, डबल बॉन्ड के अंदर. आई रिपीट द ऑल स्टेटमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटोनेशन से हाइड्रोनियम आयन. सेकेंड स्टेप में हाइड्रोनियम आयन वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिमूव हो रहे हैं यहाँ से, देन कार्बोकेटाइन बन रहा है. नेक्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन जो होगा वो H+ रिमूव करके किस में जाएगा, एल्कीन के अंदर जाएगा. ठीक है. अब देखो इथीन है ना, इथीन जो होती है इसके अंदर क्या होगा, इथीन इज रिमूव्ड फ्रॉम
कंटेनर बिकॉज इट रिवर्स दिस रिएक्शन। इसके अंदर ये है कि ये जो रिएक्शन होती है ना, इसमें इथीन जो होता है वो गैसियस प्रोडक्ट होता है, और रिएक्शन के टाइम में हमने देखा है कि 443 केल्विन है, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर होता है। इस हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने लग जाती है। रिएक्शन जो होती है वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लग जाती है, इसलिए जितनी इथीन बनती है उसको वहाँ से हटाया जाता है रिएक्शन में अच्छा प्रोडक्ट यील्ड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन की थीम देखें आप कि जब भी अल्कोहल मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज करेंगे, कैटलिस्ट बाद में देखेंगे, व्हेन अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज, पार्शियली ऑक्सीडाइज करेंगे, दे कन्वर्ट इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो आपके पास एल्डिहाइड मिलेगा, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो आपके पास में कीटोन मिलेगा। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज होकर के कभी भी एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाने की वजह से उनके अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन की बजाय एलिमिनेशन रिएक्शन प्रीफर होती है उनके अंदर, इसलिए एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अगर फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे, फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो वो रिएक्शन कौन सी हो जाए, उससे क्या बनेगा हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कब, जब एल्डिहाइड है। अगर आपके पास कीटोन है तो एस्टर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो एक बेस इक्वेशन ये है कि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो इसमें एक अलग अलग कंडीशन है। व्हेन ROH अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक KMnO4 दे फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, कि अगर ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है वो KMnO4 की प्रेजेंस में करवाई जाए, ठीक है ना, जब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है वो अगर KMnO4 की प्रेजेंस में करवाई जाए तो उनसे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्यों, क्योंकि KMnO4 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है, जो किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है ना, और इस कंप्लीट ऑक्सीडेशन से हमको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। सेकंड, अगर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए, बीच का प्रोडक्ट चाहिए जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं, तो इफ़ वी यूज़ CrO3, क्रोमेट बोलते हैं इसको CrO3 को, है ना, या क्रोमियम ट्राईऑक्साइड ऑब्लिक पिरिडीन, है ना, तो या तो हम क्रोमियम ट्राईऑक्साइड यानी पिरिडीन और क्रोमेट काम में लें, या फिर PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट काम में लें, देन एल्डिहाइड्स आर फॉर्म बाय 1 डिग्री अल्कोहल। कि अगर इसमें KMnO4 की जगह पे, है ना, KMnO4 की जगह पे अगर हम ऑक्सीडेंट जो है या तो CrO3 ऑब्लिक पिरिडीन यानी क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन लें, या पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट काम में लेते हैं, दोनों ही कंडीशन के अंदर हमारे पास में जो कंपाउंड है वो कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर होता है, यानी वीक जो ऑक्सीडेंट होते हैं उनकी जगह पे काम में लेते हैं या तो PCC या फिर क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इन पिरिडीन। स्ट्रॉन्ग यानी 2 स्टेप अगर एक साथ लेने हो तो KMnO4 या K2Cr2O7 लेते हैं। सिंगल स्टेप में जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, CrO3 या फिर CrO2Cl2। ठीक है, अब देखो अगर हम ये PCCS या CrO3 लेते हैं तो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड ही बनता है। इफ़ वी यूज़ प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारे पास एल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। ठीक यहीं पे अगर हम रिएक्शन के अंदर अगर कीटोन बनाना चाहते हो तो हमको सेकेंडरी अल्कोहल यूज़ करना होता है। एक चीज़ और होती है इसकी, एक चीज़ और है इसके अंदर खास से, दे डज नॉट इफेक्ट द कार्बन चेन, कि ये जो रिएक्टेंट होते हैं ये सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के लिए इफेक्टिव होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए इफेक्टिव होते हैं। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर अगर हम किसी भी कार्बन चेन में कोई भी ब्रांचिंग लेते हैं या फिर कोई भी अनसेचुरेशन लेते हैं, लाइक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह का कोई भी अगर अदर स्ट्रक्चर अगर इसमें प्रेजेंट है तो ये फंक्शनल ग्रुप के अलावा उस चेन को इफेक्ट नहीं करेंगे। जैसे अपने एग्जांपल लिया है CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH, तो PCC का जो फंक्शन है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का जो फंक्शन है वो सिर्फ किस पे होता है, OH फंक्शनल ग्रुप पे होता है, पीछे की चेन को ये इफेक्ट नहीं करता है। तो ये इस वाले कार्बन के ऊपर जो OH ग्रुप है उसको टर्न आउट कर देगा किसमें, CHO ग्रुप के अंदर।
ठीक है ना। CHO ग्रुप के अंदर उसको टर्न आउट कर देगा। पीछे वाली चेन के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए मैंने ये लिखा है दे डज नॉट इफेक्ट द कार्बन चेन। तो आपको बड़ा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल देख करके इसमें कोई भी अलग चेंजमेंट नहीं करना, आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे रहना है कि PCC oxidize the alcoholic functional group into carbonyl functional group. If the given alcoholic group is 1 degree, then aldehyde are formed. If secondary alcohol, then ketones are formed. Okay, ये होती है इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना, ऑक्सीडेशन की। तो अगर आपको अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, देन यू हैव टू यूज आइदर एसिडिक KMnO4 और बेसिक K2Cr2O7, दोनों ही स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होते हैं अच्छे। या फिर इसके साथ में आप डाइल्यूट HNO3 भी कम में ले सकते हो। डाइल्यूट HNO3 लिए, कंसनट्रेट HNO3 का फंक्शन आगे बताती हूँ, वो सिर्फ कीटोन के लिए यूज होता है ना। डाइल्यूट HNO3 हो सकता है, KMnO4 हो सकता है, K2Cr2O7 हो सकता है, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, कीटोन्स में होते हैं। ये देख चुके हैं अपन पहले ही कॉन्सेप्ट, RCHOHR व्हेन इट ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमेट CrO3 ऑब्लिक pyridine, then it convert into ketone. Let an example, CH3 CHOH C2H5 CrO3 तो CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसका मेन जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन होगा, कीटोन। तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन्स, 3 डिग्री जो होते हैं टर्शरी अल्कोहल्स डू नॉट ऑक्सीडाइज बट in strong condition like KMnO4 K2Cr2O7 they convert into alkene, ठीक है ना। पर हम ये बोल सकते हैं कि अगर ऑक्सीडेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो ये एल्कीन के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड डालते हैं, जो क्या करता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो लोवेस्ट कार्बन चेन का होता है। क्यों? क्योंकि जो मेन जो कार्बन चेन सीरीज होती है वो इसमें क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। और इसके अंदर प्रेफरली क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। फिर भी अगर आपको कोई एग्जांपल सोल्व करवाना चाहे 3 डिग्री का, तो आपको किस तरीके से सोल्व करना है वो देखो। CH3C CH3C ये कार्बन कौन सा है, 3 डिग्री अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, KMnO4 नॉर्मल होती है, बट आपने इसको क्या किया, हीट किया है, वाइल्ड कंडीशन आती है। इस कंडीशन को कंप्लीट करने के लिए पहली बार तो आपके पास प्रेफरली जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो बनेगा एल्कीन, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। उसके बाद में आपको मिक्सचर के अंदर जो कार्बन चेन है वो ब्रेक डाउन होकर के छोटे छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कंटेंट है वो आपको मिलता है इसके अंदर, है ना। जैसे 1 कार्बन चेन है, 2 कार्बन चेन है, इस तरीके से, ठीक है। तो टर्शरी अल्कोहल का नॉर्मली तो यही लिखा जाता है कि टर्शरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन फॉर इन नॉर्मल कंडीशन बट इन वाइल्ड कंडीशन in wild condition preferably it undergo in elimination reaction, but in rare condition it form the carboxylic acid having lower carbon chain than the reactant molecule. Okay, नेक्स्ट ये है कि अगर, है ना, जो ऑक्सीडेशन, कई बच्चे पूछते हैं कि ऑक्सीडेशन में और डिहाइड्रोजनेशन में क्या फ़र्क है। तो देखो, ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजनेशन में एक ही छोटा सा फ़र्क है। बोलने को तो आप बोल सकते हो कि एक ही बात है, पर एक माइनर सा फ़र्क ये होता है, डिहाइड्रोजनेशन में स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन होता है। जैसे अल्कोहल, एल्केन लिया तो अल्कोहल लिया तो ये, उसके अंदर तो टर्म जो होती है ऑक्सीडेशन की तो वो होती है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, और ऑक्सीडेशन के अंदर आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन एटम डायरेक्टली ऐड होता है। फ़र्क कुछ नहीं होता, प्रोडक्ट सेम होते हैं, कंडीशंस के हिसाब से देखे जाते हैं वो, ठीक है। बट हाइड्रोजनेशन में मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है बाय द रिमूवल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, और ऑक्सीडेशन के अंदर मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है बाय द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। फ़र्क यही है इन दिस रिएक्शन, है ना। अब तो हमने देखे ऑक्सीडेशन वाली टर्म KMnO4 K2Cr2 pyridine क्रोमियम क्लोरोक्रोमेट, है ना, ये सारे। इनके साथ में अगर हम ये ऑक्सीडेशन इस टर्म में नहीं करवाना चाहें और डिहाइड्रोजनेशन की टर्म में करवाना चाहें, तो देखो डिहाइड्रोजनेशन के लिए हम देख रहे हैं इन दिस रिएक्शन इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर प्लस 573 केल्विन, डेफिनेट टेम्परेचर याद रखना है, इज नोन एज डिहाइड्रेशन बट द प्रोडक्ट आर सेम, ठीक है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन कॉपर प्लस 573 केल्विन एल्डिहाइड में,
सेकेंडरी अल्कोहल है, कॉपर प्लस 573 केल्विन कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल है तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन में जाएगा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो टर्सरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, उसका जो फर्स्ट प्रीफर्ड प्रोडक्ट होता है वो एल्कीन होती है, क्योंकि उसके अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन ही होती है। ठीक है, ये था डिहाइड्रेशन। ऑक्सीडेशन का जस्ट ऑप्शनल था, वो क्या है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब आएंगे रिएक्शंस ऑफ फिनोल। Phenol is a aromatic alcohol, and we know that aromatic compounds undergoing electrophilic substitution reaction, because this is the characteristic feature of aromatic compound, because they are stable due to the resonating structure, and during the resonance they hold partially negative charge at ortho and para positions. Similarly in phenol there is electron donating group at benzene ring. OH group just behaves as electron donating group, so we saw that in resonating structure there is partially negative charge at ortho and para positions. In phenols there is negative charge at ortho and para position during the resonance, so at ortho and para position electrophilic substitution reaction occurs. ठीक है, फर्स्टली आपके 4 इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आती है, नाइट्रेशन आती है, सल्फोनेशन आती है, हेलोजिनेशन और फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन है। सारे रिएक्शंस के अंदर कॉमन है। नाइट्रेशन रिएक्शन के लिए आप ये देखेंगे कि नाइट्रेशन रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ करवा रहे हो, तो डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाने से आइदर वी ऑब्टेन ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, जैसा कहा उसके हिसाब से प्रोडक्ट बने। बट इस प्रोडक्ट का एक खास बात ये होती है कि इसके अंदर ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है तो मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीजन एटम और OH का हाइड्रोजन आपस के अंदर अट्रैक्शन फोर्स से ऐड होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं मॉलिक्यूल के विद इन द मॉलिक्यूल अगर H बॉन्डिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। इफ द H बॉन्डिंग टेक्स प्लेस विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर अगर होती है बॉन्डिंग तो उसको इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग बोलती है। ये बॉन्डिंग जो होती है वीक होती है, काफ़ी वीक होती है, इसलिए मॉलिक्यूल नॉर्मल टेम्परेचर पे भी वॉलेटाइल हो जाता है। ठीक है, वेपोराइज्ड हो जाता है या वॉलेटाइल हो जाता है। अगर हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, पैरा प्रोडक्ट है, तो पैरा प्रोडक्ट के अंदर क्या होती है, पैरा प्रोडक्ट में इतना टर्नओवर होकर के विद इन द मॉलिक्यूल तो H बॉन्डिंग हो नहीं सकती है, और सोल्यूशन में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं तो इनके अंदर जो H बॉन्डिंग होती है 2 मॉलिक्यूल के अंदर होती है ना, एक का NO2 ग्रुप दूसरे का OH ग्रुप। अलग अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में H बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है तो मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल होता है और वो नॉन वॉलेटाइल होता है। इसलिए ये पूछा जाता है कि जब इनका सेपरेशन करते हैं तो जो पैरा जो प्रोडक्ट होता है वो मोर स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि पैरा प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, पैरा प्रोडक्ट के अंदर होती है इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, है ना, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, जबकि ऑर्थो प्रोडक्ट के अंदर क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होती है। तो आपका आंसर ये लिखना होता है, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर स्टेबल देन द ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ओके, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, नाइट्रेशन रिएक्शन की बजाय ऑर्थो और पैरा वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इसको आप। मोर स्टेबल का रीज़न है इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। ठीक है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, तो इसका ही ज़्यादा होता है। ठीक है ना, जो ज़्यादा स्टेबल होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होगा, तो इन दोनों में से फैक्ट है पैरा नाइट्रोफिनोल वाला और ऑर्थो नाइट्रो इंट्रामोलिकुलर। नेक्स्ट, अगर इस रिएक्शन के अंदर इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट HNO3, डाइल्यूट की बजाय क्या ले रहे हैं, कंसनट्रेट HNO3 ले रहे हैं। कंसनट्रेट HNO3 के अंदर जो नाइट्रेशन रिएक्शन होती है वो तीनों पोजीशन के ऊपर होती है, जिसके अंदर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनता है, जिसको अपन ने पहले भी एक बार देखा, एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर एग्जाम्पल आया था, जिसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। इस रिएक्शन के अंदर, है ना, इस रिएक्शन के अंदर जो पिक्रिक एसिड होती है ना उसकी यील्ड बहुत कम होती है ना, काफ़ी कम यील्ड होती है इसके अंदर। तो डाइल्यूट HNO3 देन ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट, ऑर्थो या पैरा में इंट्रामोलिकुलर ध्यान रखने, पैरा प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल ड्यू टू इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। कंसनट्रेट लिया तो ट्राइनाइट्रोफिनोल बनेगा, ट्राइनाइट्रोफिनोल इज ऑल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड। इस रिएक्शन के अंदर इसकी यील्ड जो होती है वो काफ़ी कम होती है, काफ़ी कम यील्ड होती है, इसलिए क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम इसके अंदर कंसनट्रेट HNO3 डाल सकते हैं। ठीक है ना, पहले कंसनट्रेट HNO3 डाल सकते हैं ताकि जो डोनेशन इफेक्ट हो वो कम हो जाए और इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से मिल जाए हमको।
है ना, डेफिशिएंसी क्रिएट करनी होती है, OH का इफेक्ट सप्रेस करना होता है, इसलिए इसके अंदर पहले सल्फोनेशन करना जरूरी होता है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन आती है हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर ये होती है व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद द Br2 इन CS2 कार्बन डाइसल्फाइड देन ऑर्थो और पैरा मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट इज फॉर्म। इसने ये कहा है कि जब फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में करवाते और मीडियम इनर्ट लिया है, चाहे तो आप CS2 ले लो, और अगर CS2 नहीं लेना चाहते हो तो इसकी जगह पे आप अगर क्लोरोफॉर्म भी लेते हो तो भी चल जाता है। इस मीडियम के अंदर अगर रिएक्शन करवाते हो तो आपके पास में ऑर्थो या पैरा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलते हैं। ऑर्थो या फिर पैरा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है वो जनरली टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड लाइक एज FeCl3, है ना, बिकॉज दे आयनाइज द X2 मॉलिक्यूल। बट ये रिएक्शन क्या होती है यहाँ पे, डिफरेंट होती है। इसका डिफरेंट होने का रीज़न ये होता है कि फिनोल जो होते हैं, है ना, फिनोल जो होते हैं उसके अंदर Br2 जो होता है वो इनर्ट मीडियम में क्या होता है, एक्टिवेट होता है। इसलिए इसके अंदर सिंगल प्रोडक्ट लेने के लिए CS2 और या तो CS2 लेते हैं या फिर क्लोरोफॉर्म लेते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड या फिर क्लोरोफॉर्म लेते हैं, ताकि हमारे पास में मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है, थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।